हाय एवरीवन। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राचीन राजनीतिक विचारक, आधुनिक राजनीतिक विचारक फर्स्ट और आधुनिक राजनीतिक विचारक सेकंड। आधुनिक राजनीतिक विचारक में हमने जो है हाब्स के बारे में पढ़ा। अब हम जॉन लॉक के बारे में जानेंगे। जॉन लॉक का जन्म 29 अगस्त 1632 में सामरसेटशायर के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता जो है एक वकील थे। जब लॉक की आयु 12 वर्ष की थी तब इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया और उनके पिता 1642 ईस्वी में पार्लियामेंट का समर्थन करते हुए उसकी पक्ष की ओर लड़े। यानी इनका जन्म इंग्लैंड में 29 अगस्त 1632 में हुआ और इनके पिता पेशे से वकील थे। 1652 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड क्राइस्ट चर्च कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया और 1656 ईस्वी में उन्होंने बीए तथा 1658 में एमए डिग्री प्राप्त की। यानी 1660 में डेविस टॉमस से चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया और शीघ्र ही वह एक कुशल डॉक्टर बन गया। 1666 ईस्वी में लॉक की मुलाकात जो है वह हिवक दल के संस्थापक लॉर्ड एस्ले से हुई और वे लॉर्ड एस्ले के निजी चिकित्सक बन गए। एस्ले के फ्रांस जाने से लॉक भी इंग्लैंड से में भयभीत होने लगा। यानी आप इनके जो इनकी जन्म है 1632, जब हम हाब्स को पढ़ रहे थे, यानी उस समय जो है इंग्लैंड में क्रांति चल रही थी और आर्मेडा की क्रांति हम जब हाब्स को पढ़ते हैं, क्योंकि हाब्स भी इंग्लैंड के हैं और लॉक भी इंग्लैंड के हैं, तो यानी ये इंग्लैंड के विचारकों में हाब्स और जॉन लॉक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये इंग्लैंड की जो स्थिति थी उससे भयभीत हो जाते हैं और वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं। क्योंकि उस समय की जो राजनीति की स्थिति थी, जो विलियम थे, विलियम ने राजगद्दी पर बैठने पर लॉक को उसकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप कमिश्नर ऑफ अपील का पद दिया, जिसे लॉक ने स्वीकार कर लिया। लेकिन 1700 के पास आते आते स्वास्थ्य की दुर्बलता के कारण इन्होंने सरकारी पद त्याग दिया और 1704 ईस्वी में, यानी बहुत ही कम क्या हम कह सकते हैं कि ये 1704 में इनकी मृत्यु हुई, तब ये जो है 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने शासन पर 2 निबंध लिखे हैं। ट्रू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, यानी लॉक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। वस्तुतः लॉक का यह ग्रंथ निरंकुशता पर प्रहार करता है। यानी जब हम हाब्स को पढ़ते हैं तो उन्होंने किस तरीके से निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था और वैज्ञानिक भौतिकवाद के माध्यम से उन्होंने मानव प्रकृति और मानव स्वभाव को परिभाषित करने का काम किया। और जो जॉन लॉक हैं, जॉन लॉक को जो है 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति के अनुरूप इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया और इसीलिए एंजल्स जो है इनको जो है लॉक को गौरवपूर्ण क्रांति का संतान कहते हैं, एंजल्स। और ऐसे कोटेड लाइन ही पूछ ली जाती है कि गौरवपूर्ण क्रांति की संतान किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक को कहा जाता है और एंजल्स इनको कहते हैं। अब लॉक के चिंतन को, यानी लॉक की जो पद्धति रही है वो तो अनुभववादी पद्धति और विवेकवादी पद्धति रही है और इनका जो योगदान रहा राजनीतिक चिंतन के विचार में वो 17 से 18वीं शताब्दी के मध्य रहा। यानी जॉन लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे ये तो जानेंगे ही, लेकिन इसके पहले हम इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे लेटर ऑन टॉलरेशन की इन्होंने रचना की, जो 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और दूसरी रचना इनकी आई लेटर ऑन टॉलरेशन, दूसरी आई, इसमें इन्होंने मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध लिखा। जबकि जो दूसरा है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जो 1619 में पब्लिश की गई, वो जो है शासन पर 2 निबंध है, शासन पे 2 निबंध के बारे में है। जबकि जो तीसरा है इससे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 में ये भी प्रकाशित हुई। यानी ये जो था सहिष्णुता पर पहला पत्र था, जबकि सहिष्णुता पर दूसरा पत्र करके इन्होंने 1690 में एक और बुक लाया, जिसका यानी सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, और सहिष्णुता पर तीसरा पत्र लाया, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692 में, और फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन 1692 में लाया सहिष्णुता पर चौथा
जब जो ये चौथा वाला फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन है, इसमें इन्होंने शिक्षा से संबंधित विचार दिए। और जो इनका ये द फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैरोलिन जो 1692 में ये भी आया, इसमें इन्होंने कैरोलिन के मौलिक संविधान की बात की है। तो हमने इनकी रचनाओं, अब ये जो इनकी रचनाएं रही हैं और साथ साथ इनका जो जीवन रहा है, क्योंकि हम इनके विचारों में ये किससे प्रभावित हुए थे, ये लाक के विचार किन किन से कारकों से प्रभावित हुए थे, अगर ये हम समझ लेंगे तो इनके विचारों को और इनके सिद्धांतों को समझने में आसानी होगी। इनके लाक, क्योंकि जब उस समय 1688 ईस्वी में एक गौरवपूर्ण क्रांति होती है और 1689 में पार्लियामेंट में पारित अधिकार पत्र जो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से लाक ने स्वतंत्रता के विचारों को ग्रहण किया। तो पहला तो ये हो गया, और प्रभावित करने वाले कारक भी यही रहे हैं, क्योंकि इससे विचार उनका प्रभावित होता है, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में और एक विश्व स्तर पर होने वाली जो क्रियाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं इनके विचारों को प्रभावित कर रही थी। और स्वतंत्रता के विचारों को तो ग्रहण ही किए, जिससे इनके अंदर जो है अभिव्यक्ति और उससे व्यक्तिवादी विचारों में इन्होंने स्वतंत्रता को समाहित बताया। जबकि हुकर के दर्शक से लाक जो है अत्यधिक प्रभावित था। हुकर का क्या कहना था? हुकर कहता था कि सरकार सामाजिक हित की प्रतिनिधि है और इसीलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। यानी हाब्स के व्यक्तिवादी विचारों ने भी लाक को प्रभावित किया है। जब हम हाब्स के व्यक्तिवादी, यानी हमने पिछले वीडियो में हाब्स के बारे में वर्णन किया है, उनके बारे में विस्तार से जाना है तो आप उसको एक बार सुन सकते हैं, जिससे जब हाब्स को आप सुने रहेंगे, क्योंकि ये दोनों विचारक एक दूसरे से, क्योंकि वो भी इंग्लैंड से थे और कहीं ना कहीं इन दोनों के विचार जो है मिलते भी हैं और अंतर भी दिखाई देता है। तो लाक हाब्स के व्यक्तिवादी विचारों से भी प्रभावित था। यानी इसकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति लाक द्वारा व्यक्ति के लिए स्वीकार्य जन्मसिद्धि, स्वाभाविक तथा प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना में होती है। जबकि हमने जॉन लाक की जब हम अध्ययन पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे, तो उनकी जो अध्ययन पद्धति रही थी वो अनुभववादी और विवेकवादी रही थी, लेकिन हाब्स की जो पद्धति थी वह दार्शनिक, तार्किक एवं चिंतात्मक थी। यानी सभी अनुभव की उत्पत्ति जो लाक का है वो संवेदना और प्रत्यक्ष बोध से होती है, वो ऐसा मानता है। और उनके स्रोत से भी ये पता चलता है। और कहता है कि अनुभव मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं तो बुद्धि द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। और इनके मानव संबंधी विचार, यानी जो इनकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार रहे हैं जॉन लॉक के, वो क्या रहे हैं और इन्होंने किस तरीके से प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को बताया, इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि हाब्स, लाक भी जो है हाब्स की भांति प्राकृतिक अवस्था का परिकल्पना करता है। हाब्स जो है जहाँ मानव को स्वार्थी और झगड़ालू प्राणी मानता है तथा उसी के अनुरूप प्राकृतिक अवस्था को युद्ध व संघर्ष की अवस्था बताता है। वहीं लाक जो है वह सद्गुणी नैतिक प्रकृति के अनुरूप सकारात्मक प्राकृतिक अवस्था बताता है। यानी लाक की जो प्राकृतिक अवस्था की जो विशेषताएं रही हैं वो ये रही है कि वह प्राकृतिक अवस्था सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक है। अर्थात ये यह बताना चाहता है कि वहाँ समाज तो विद्यमान था परंतु राज्य नहीं था। प्राकृतिक अवस्था में शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सहयोग और संरक्षण की अवस्था भी थी। यानी यहाँ प्राकृतिक अवस्था की जब हम बात करते हैं, यानी एक नेचुरल रूप से चीज़ों को देखते हैं। जब हम प्राकृतिक अवस्था में देखते हैं तो सभी मनुष्य समान है, क्योंकि सभी एक सर्वशक्तिमान तथा अनंत बुद्धि संपन्न दृष्टा की संतान है और इनमें सभी मनुष्य स्वतंत्र भी हैं, समान भी हैं। प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक कानूनों के अनुसार होता है। वस्तुतः प्राकृतिक कानून नैतिक नियम है और इसमें 3 प्राकृतिक अधिकार की भी बात की गई है। प्राकृतिक अवस्था में लाक के द्वारा स्वतंत्रता यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति प्राप्त है और ये तीनों अधिकार मनुष्य को जन्म से प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं। जबकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार है, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। लेकिन प्राकृतिक अवस्था की इनके विचार तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं क्या है?
जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में आधारभूत असुविधाएं थी, जिसके कारण मनुष्य समझौते द्वारा राज्य की स्थापना करते हैं। अब ये आधारभूत असुविधाएं क्या क्या थी कि कानून की उद्घोषणा करने वाली संस्था अर्थात विधायिका का अभाव था, कानून को लागू करने वाली संस्था अर्थात जो है कार्यपालिका का अभाव था, कानून के अनुरूप न्याय करने वाली संस्था अर्थात न्यायपालिका का अभाव था। यानी प्राकृतिक अवस्था की जो ये कमियां रही, इनको दूर करने के लिए मनुष्य सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की स्थापना करता है। और इसीलिए लॉक कहता है कि राजसत्ता की स्थापना मनुष्य के पारस्परिक भय से छुटकारा पाने के उद्देश्य से नहीं होती है, वरन प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य के लिए होती हैं। तो इसी के साथ हम इनके प्राकृतिक समझौते के सिद्धांत को देख लेते हैं। हमने हाब्स के अनुसार भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को देखा था, तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि किस तरीके से लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत बताने का प्रयास किया है और हाब्स ने बताया है। और इनको पढ़ने के बाद आप आसानी से तुलना कर पाएंगे। लॉक का जो सामाजिक समझौते का संबंधी विचार है वह मानव स्वभाव तथा प्राकृतिक अवस्था संबंधी उसके विचारों पर आधारित है। यानी लॉक जो है मानव को स्वभाव से सामाजिक व नैतिक प्राणी मानता है, जबकि हमने देखा था कि हाब्स कहता है सामाजिक समझौते में, जब उसने वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया तो वो कहता है कि मनुष्य तो असामाजिक प्राणी है, जबकि लॉक कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और स्वभाव से वह नैतिक प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था यद्यपि शांति, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग व संरक्षण की अवस्था है, तथापि इसमें कानून की व्याख्या, क्रियान्वयन व न्याय करने वाली संस्था जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अभाव था। तो लॉक यह कहता है कि पहला समझौता अस्थायी है जो मानव व मानव के बीच हुआ है, जिससे नागरिक समाज या राज्य की स्थापना हुई है, जबकि वो दूसरा समझौता वह व्यक्ति व शासक के मध्य होता है, जिससे सरकार की स्थापना होती है। तो वह कहता है कि जो ये दूसरा समझौता है यह अस्थायी है। तो हम इसकी विशेषताएं क्या है सामाजिक समझौते की, यानी यह समझौता व्यक्तियों की सहमति पर आधारित है। प्रथम समझौता अस्थायी है, जिसे तोड़ने का तात्पर्य पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंचना है, जबकि द्वितीय समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है जो अस्थायी है। यानी सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है, अर्थात सरकार का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और कल्याण करना है। प्राकृतिक अधिकार सुरक्षित है। व्यक्ति के 3 अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को इसमें प्राप्त होंगे। सरकार का दायित्व इन अधिकारों की रक्षा करना है। यानी लॉक सामाजिक समझौते के माध्यम से समाज, राज्य व सरकार में अंतर करता है और लॉक जो है आम जनता का विद्रोह का भी अधिकार देता है। यानी इसके मूल्यांकन पर जब हम पहुंचते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत को, तो पाते हैं कि लॉक का सामाजिक समझौता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होता है। यानी लॉक जहाँ ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका का अंग मानता है, तो उसके क्रांति संबंधी विचारों की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि विद्वानों में समझौते की संख्या के संबंध में भी विवाद है। लॉक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार भी अनैतिहासिक हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कमियों के बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं कि इस लॉक के सामाजिक समझौते में पाई जाती हैं, जैसे संवैधानिक शासन की नींव रखता है, संसदीय शासन प्रणाली का नींव रखता है, वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और वह शक्ति पृथक्करण का भी नींव रखता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को परिभाषित किया। अब उनके राज्य संबंधी विचार क्या है? राज्य संबंधी विचार में वो कहते हैं कि राज्य व सरकार की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है और प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य द्वारा सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया जाता है। यानी ये मानते हैं कि जो राज्य है वह सहमति पर आधारित है, वह जन कल्याण का साधन है, सीमित और मर्यादित है, उसका स्वरूप जो है राज्य का वह वैधानिक है। यानी सहिष्णु राज्य की स्थापना की बात करते हैं
और लाक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार में हमने देखा था कि उन्होंने किस तरीके से तीन अधिकारों की चर्चा की थी। एक जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार की बात की थी। हालांकि इनके सिद्धांत की आलोचना प्राकृतिक अधिकारों की इसलिए की जाती है क्योंकि यह कहा जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास है। एक ओर वह इन्हें प्राकृतिक बताता है तो दूसरी ओर कहता है कि यह निजी संपत्ति का फल बताता है। जबकि समाजवादी ये इस तरीके से आलोचना करते हैं, कहते हैं कि लाक पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, लाक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की अवहेलना करता है या कर्तव्य और समानता की उपेक्षा करता है। यानी इन आलोचनाओं के बाद भी अगर आप देखें तो लाक ने अधिकार व लोकतंत्र की धारणा को बढ़ावा दिया है। तो जब हम इनके कानून संबंधी विचार पढ़ते हैं तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने कहा, अपने उनके चिंतन में यह था कि जो उनका केंद्र बिंदु था, केंद्रीय स्थान, वो कानून विधि का केंद्रीय स्थान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून सर्वमान्य एवं सार्वभौम है और लाक यह भी कहता है कि प्राकृतिक कानून को नैतिकता के नियम कहता है कि जो प्राकृतिक कानून है वो नैतिकता के नियम है। और वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक कानून के आधार पर किया जाता है। इसीलिए जब हम लाक का जो व्यक्तिवाद है यह समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लाक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यही रखा जाता है कि लाक जो है मानव विवेक में आस्था रखता है। मानव बहुत ही सरल तरीके से 3 प्राकृतिक अधिकारों को बताता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की। यह कहता है कि मानव सद्गुणी प्राणी है, वो सीमित एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करता है, शक्ति पृथक्करण की बात करता है। तो ऐसे ही तो इसे उदारवाद का जनक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब हम इसके विचार पढ़ते हैं राज्य से संबंधित, तो वह राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता सिद्धांत यानी जन सहमति मानता है। और जो लाक का व्यक्तित्व रहा है, लाक के राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु हमेशा से व्यक्ति ही रहा है। यानी लाक यह स्वीकार करता है कि राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित है। यानी लाक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। यानी लाक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक चेतना और न्याय संबंधी भावना जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है तथा राज्य का जन्म व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है और व्यक्ति इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए लाक राज्य पर अनेक मर्यादाएं स्थापित करता है। लाक यह कहता है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है, क्योंकि राज्य का जन्म व्यक्तियों की सहमति से हुआ है। अब उसकी जो लेवियाथन बुक है, उसमें उस लेवियाथन बुक में वह स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास करता है। लाक कहता है कि जब तक शासक अपने दायित्व का पालन भली भांति करता है, तब तक जनता अपनी शासन शक्ति से वंचित रहती है। डनिंग भी यह मानता है कि लाक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकार की व्याख्या की गई है राजनीतिक चिंतन में, वह इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण देन मानी है। तो हम इनके जॉन लाक का जन्म कब हुआ, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे इनके समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई और इनकी रचनाओं के साथ साथ हमने कौन कौन से इन्होंने विचार रखे और सिद्धांत, इनके जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के बारे में जाना और जॉन लाक को उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है इसके बारे में जाना। थैंक यू।